हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। क्लास 7 हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू ए 1000 ईयर्स में आपका स्वागत है। ये चैप्टर जो है ये चैप्टर क्या पूरा का पूरा जो क्लास 7 की हिस्ट्री है ये मेडिवल एज को बिलोंग करती है। क्लास 6 में जब हम पढ़े थे तो वो पूरा का पूरा एंशियंट हिस्ट्री थी। ठीक है, एंशियंट टाइम में भारत कैसा था ये उसके बारे में थी। ये जो साल है पूरा क्लास 7 ये हम मेडिवल इंडिया के बारे में जानेंगे। पीरियड है 750 से लेकर के 1750 तक। ठीक है, तो ये जो है लगभग जो है 1000 साल का पीरियड है। और जो क्लास 8 में जब आप पढ़ोगे तो वो मॉडर्न हिस्ट्री होगी जो कि 1750 के बाद की कहानी होगी। तो क्योंकि यह जो 1000 साल का पीरियड है और यहाँ पर इस चैप्टर में इसी 1000 साल के डेवलपमेंट के बारे में एक छोटा सा रेफरेंस जो है हमें पढ़ना है। चैप्टर जो शुरू होता है वो जो है इंडिया के एक मैप से है जो कि 1154 में एक अरब कार्टोग्राफर थे अल इदरीसी, उन्होंने भारत का नक्शा बनाया था। तो ये जो आप देख रहे हो ये भारत का नक्शा है। ये आप देखोगे साउथ इंडिया है और यहाँ पर जो है ये एक बड़ा सा जो दिख रहा है ये श्रीलंका। यू कैन इमेजिन कि आप देखो श्रीलंका कितना बड़ा बनाया है और साउथ इंडिया कितना छोटा कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर जो अगर आप और जो है जूम करते हैं तो यहाँ पे अरबी में अलग अलग इंडियन फेमस शहरों के नाम लिखे हुए हैं अरबी में, क्योंकि उस दौर की जो लैंग्वेज थी अरबी पर्शियन यही तो मेजर लैंग्वेज चलती थी। तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में इन शहरों के नाम दिए हुए। बेसिकली नॉर्थ इंडिया के कई फेमस शहरों का यहाँ रेफरेंस मिलता है। ठीक है, तो आप ये देखोगे ये मैप आज के प्रेजेंट मैप से तो बिल्कुल भी नहीं मैच करता। ठीक है, कब बना था? वो बना था 1154 में। किसने बनाया था? तो ये अल इदरीसी ने बनाया था। ठीक है, पहली बार इंडिया का मैप बनाने की कोशिश जो है इन्होंने ही की थी। दूसरी ओर 1720 तक आते आते टेक्नोलॉजी थोड़ी सी बेहतर हो गई है और एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने इंडिया का एक नया मैप बनाने की कोशिश की। ठीक है, ये मैप जो है प्रेजेंट मैप से काफ़ी कुछ सिमिलर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि ये इंडिया का मैप है और आप जो प्रेजेंट मैप है जो आज के दौर में जो मैप हम यूज़ करते हैं, हाँ सॉरी, ये जो है इस मैप से काफ़ी कुछ सेम दिख रहा है। ठीक है, लेकिन क्या हम ये माने ये मैप भी परफेक्ट था? नहीं, इस मैप में भी कई गड़बड़ियाँ थी। जैसे आइए देखते हैं। ये जो आप देखोगे कि ये गंगा नदी है, आप ध्यान से देखोगे इसने क्या किया, इस गंगा नदी को उठा के उड़ीसा में मिला दिया। ठीक है, जबकि आपको पता है उड़ीसा में जो है ये गोदावरी रिवर आती है, गंगा नदी तो बिल्कुल नहीं आती। ठीक है, लेकिन एक चीज़ थी, इस मैप में जो समंदर के किनारे के शहर हैं उनकी लोकेशन एकदम गजब सही दी हुई है। इवन की श्रीलंका का जो मैप भी आप देखोगे ये एकदम से वैसा ही है जैसा कि प्रेजेंट में। वजह क्या थी? जो यूरोपियन ट्रैवलर्स थे वो बेसिकली समंदर के रास्ते से आए और समंदर में ट्रैवल करने का तरीका क्या होता है कि बेसिकली वो कोस्ट को पकड़ करके चलते हैं। ठीक है, ताकि जो बीच समंदर में गायब ना हो जाए इसलिए कोस्ट के पैरेलल चलते हैं। इस कारण रास्ते में जो जो शहर उनको दिखता गया उसको उन्होंने एग्जैक्ट फिनिशिंग के साथ लोकेट किया। लेकिन इंटीरियर इंडिया में वो बहुत कम घूमे थे, इसलिए अंदर के इलाकों में उन्होंने बहुत सारी गड़बड़ियाँ की। ठीक है, इवन कि आप गुजरात का मैप भी देखोगे तो ये उस तरह से नहीं है जिस तरह से वास्तव में प्रेजेंट में है। खैर ठीक है, तो इस तरह से हमने ये देखा कि जो है लगभग 600 साल में 11वीं सेंचुरी में 1150 में बना और 1750 में। ठीक है, अब 600 साल में ही जो है मैप में इतना चेंजेज आ गया। इस तरह से जो है अब इस 1000 साल में इंडिया में बहुत सारे जो चेंजेज आए हैं, हमें इस चैप्टर में उन्हीं सब चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, जो मैप बनाया था वो जो है इनका नाम बड़ा अजीब सा है, नोवायू ऑफ गुलामे डी एस्ले। ठीक है, खैर नाम से हमको इतना मतलब नहीं है। अगेन ये सारी बातें हो गई है, गंगा नदी को गलत तरीके से बताया था, वजह यही थी कि वो इंटीरियर इलाकों से परिचित नहीं थे। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी, वक्त के साथ साथ लैंग्वेज में जो वर्ड्स यूज होते हैं उनकी मीनिंग तक बदल जाती, इवन की जो बोलचाल की लैंग्वेज है वो बदल जाती। किसी ज़माने में संस्कृत बोली जाती थी, आज के दौर में कॉमन यूज में नहीं है, उसका प्राकृत आई और भी कई सारे लैंग्वेजेज आए। इवन कि मिडिल एज में जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग थे वो पर्शियन बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। वो पर्शियन भी जो कि 17th सेंचुरी तक चली है वो भी जो है आज के मॉडर्न पर्शियन से काफ़ी अलग हो गई है। इवन कि शब्दों के मीनिंग, ग्रामर का पैटर्न सब कुछ काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। इवन कि एक टर्म है हिंदुस्तान जो कि भारत का एक दूसरा ही नाम है, इसका वर्ड भी जो है काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। जैसे आपको नए क्लासिक्स में आपको पढ़ाया गया होगा कि पुराने दौर में जब हम
हिंदुस्तान की जो है नाम कैसे आया, तो बेसिकली पाकिस्तान में एक नदी बहती है, सिंधु नदी, ठीक है। इसी के लिए जो टर्म यूज़ होता है दैट इज़ इंडस रिवर। तो आप जो सिंधु नदी थी, जो ईरान के लोग हैं, पाकिस्तान के जस्ट बाहर जो है ईरान एक कंट्री है, ईरान के लोग स वर्ड प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते थे, वो स को जो है ह पढ़ते थे। तो उन्होंने क्या किया, इस नदी को कहा हिंदू नदी, ठीक है, और यहाँ के आसपास के लोग हिंदू कहलाए, और ये इलाका जो है इसको उन्होंने हिंदुस्तान कहा, ठीक है। हिंदू लोगों का स्थान दैट इज हिंदुस्तान। किसको कहा था? पाकिस्तान के इलाके को। और आज आप देखोगे कि पाकिस्तान में जो है हिंदू लोग तो नाम मात्र के बचे, मुश्किल से आधे % से भी जो है कम आबादी बची है। तो ओरिजिनली जो हिंदुस्तान टर्म बना था वो पाकिस्तान वाले इलाके के लिए था, इंडिया के लिए तो था ही नहीं, ठीक है। उस दौर में हालांकि पाकिस्तान इंडिया में ही था, बट वो पूरे भारत के लिए यूज़ नहीं होता था। अगेन जब मिडिल एज में सल्तनत एज आती है, जब अलग अलग सुल्तान आते हैं, तो उस समय जब हिंदुस्तान शब्द आता है तो वो ये बेसिकली पंजाब, हरियाणा, जो है नॉर्थ इंडिया, यूपी, इतने बड़े इलाके के लिए जो हिंदुस्तान वर्ड आता है, ठीक है। आज की डेट में जब हम हिंदुस्तान कहते हैं तो ये भारत की सीमा के भीतर जो पूरा इलाका है, ये पूरा का पूरा हिंदुस्तान टर्म में आता है। अगेन जब हम हिंदू कहते हैं तो पुराने दौर में हिंदू का मतलब ये होता था इस इलाके में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है। फिर वक्त के साथ जो आप आज के दौर में जब हम हिंदू कहते हैं तो हिंदू एक धर्म के रूप में हमारे सामने आता है, बट पुराने दौर में हिंदू धर्म के तौर पे नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि वक्त के साथ शब्दों के मीनिंग बदलते रहें। यहाँ पर वही बात है कि मिनहाज सिराज जो हैं एक बड़े फेमस राइटर थे, जिन्होंने जब हिंदुस्तान कहा तो उनके लिए हिंदुस्तान का मतलब पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच का जो है लैंड था, जो बेसिकली यूपी का इलाका है, ठीक है। और ये वो इलाका था जहाँ पे दिल्ली सल्तनत राज करती थी। उनके लिए साउथ इंडिया कभी भी जो है हिंदुस्तान बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। इसी तरह से 16वीं सेंचुरी में जब बाबर आता है, ठीक है, तो वो जब हिंदुस्तान कहता है तो हिंदुस्तान के लिए मतलब उसके लिए हिंदुस्तान की ज्योग्राफी, यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोगों का बिहेवियर, ये सारी चीज़ें वो हिंदुस्तान के तौर पे लेके आता है। इसी तरह से 14वीं सेंचुरी में अमीर खुसरो थे, वो हिंद वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो भी जो है या जोग्राफिकल और कल्चरल टर्म में कहते हैं, वो एक धर्म के तौर पे नहीं कहते और कंट्री के तौर पे तो बिल्कुल भी नहीं कहते, ठीक है। तो इस तरह से शब्दों की मीनिंग जो है वक्त के साथ बदलती रही है। आगे चलते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में और क्या क्या चीज़ें हैं। ऐसे ही एक शब्द है फॉरेनर, ठीक है। हिंदी में इसके लिए शब्द आता है परदेसी। नॉर्मली आज हम फॉरेनर्स कहते हैं तो इसका मतलब होता है दूसरे देश से आया हुआ, बट अभी भी आप इंटीरियर गांव में जाओगे तो वहाँ लोग कहते हैं साहब जो है क्या कहते हैं, देसी जो है टमाटर देना, देसी आम देना। तो देसी, और जो बाहर से आम था, नहीं यार ये वाला नहीं चाहिए, हमको देसी वाला ही चाहिए। तो देसी का मतलब, अब ऐसा तो है नहीं कि भारत में आम जो है इंग्लैंड से आता है, नहीं। जब हम देसी आम की या देसी टमाटर कहते हैं तो इसका मतलब हमारे गांव का टमाटर, और जो टमाटर दूसरे शहर से आया है, दूसरे कस्बे से आया है, उसको हम जो है परदेसी मान लेते थे। तो ये चीज़ जो है उसी दौर से चली आ रही है कि गांव के भीतर या सोसाइटी के भीतर कोई भी अजनबी आदमी आ जाता था, बाहरी आदमी आ जाता था, तो उसको परदेसी कह देते थे, विदेशी कह देते थे। बट आज के दौर में जो है जब हम फॉरेनर कहते हैं तो इट मीन्स कि वो जो है इंडिया के बाहर से आया होगा, वो चाहे जो है अमेरिका से आया हो, कनाडा से आया हो, रशिया, जर्मनी, कहीं से आया हो, बट कोई इंडियन आदमी को फॉरेनर नहीं कहता। इवन कि आप किसी को बोल दोगे तो उल्टा झगड़ा हो जाएगा कि आप उनको फॉरेनर कैसे कह सकते हो। लेकिन पुराने दौर में क्या था कि कोई भी आदमी अपने गांव से बाहर से भी आ रहा है तो वो फॉरेनर होता था। इवन कि एक गांव में अलग अलग कास्ट और रिलीजन के लोग हैं, वो सेम हैं, लेकिन दूसरे गांव का बंदा आ गया तो उसको परदेसी बोल देते थे। आज भी गांव में इस तरह के टर्म्स यूज़ होते हैं। हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेज, जब आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो वहाँ पर सोर्सेज क्या थे? तो बेसिकली वहाँ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस थे, रिटन डॉक्यूमेंट उसमें बहुत कम मिले थे। तो इसके कारण क्या था, ज़मीन के अंदर खोद खोद करके इंडस सिविलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली गई, इंस्क्रिप्शंस थे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे। यहाँ पर आते आते चूँकि पेपर का वर्क जो है बहुत शुरू हो गया, कागज़ मिल गया था, तो रिटन डॉक्यूमेंट्स जो इस दौर में बहुत मिलने शुरू होते हैं, ठीक है। जो पीरियड अगेन आपको बताया था 700 से 1715, 700 या 1715, बात लगभग सेम ही है। आप 1000 के बाद से जब इस्लामिक रूलर्स आते हैं तो उनके अंदर जो है अपना इतिहास लिखवाने के प्रति ज़बरदस्त लालच थी। वो चाहते थे कि आने वाली जनरेशन हमको याद रखे, तो उन्होंने खूब सारी किताबें लिखवाई। एक और चीज़ थी कि कागज़ अवेलेबल हो गया था तो इसलिए लिखना ज़्यादा आसान हो गया था। तो इसलिए इस दौर में रिटन वर्क, रिटन थिंग्स जो है बहुत ज़्यादा मिलती है, टेक्सचुअल एलिमेंट्स जो है। अगेन आर्कियोलॉजिकल चीज़ों पे जो डिपेंडेंसी थी वो बहुत कम हो गई, ठीक है।
और इससे जो है कागज़ बहुत सस्ता हो गया। इस कारण काफ़ी सारी किताबें लिखी गई। एक बड़ा शानदार सा उदाहरण दिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ पेपर का 13 एज तक एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, उनको एक किताब लिखनी थी। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास कागज़ था नहीं, तो उन्होंने क्या किया, एक पुरानी किताब ली, उसको उठा के पानी में धो दिया, सारे इंक बह गई और उसके बाद उन्होंने उसको सुखा दिया और सुखाने के बाद उसी पर जो है दोबारा की जो है चीज़ें लिख दी। ठीक है, तो मतलब आप समझ सकते हो कागज़ कितना महंगा था। ठीक 100 साल बाद जो है हालत ये हो गई, कागज़ इतना मार्केट में अवेलेबल हो गया कि इस बात की संभावना थी कि आप सड़क पर जा रहे हो, किसी दुकान से कोई सामान खरीदा और हो सकता था कि वो आपको जो है कागज़ में ही सामान पैक करके दे दे। तो कैसे पॉसिबल हुआ? स्टार्टिंग दौर में जो सारा कागज़ था वो चीन से इंपोर्ट होता था और चीन वाले कागज़ बनाने की टेक्निक किसी को बताते नहीं थे, इसलिए कागज़ बहुत महंगा आता था। बाद में क्या हुआ कि अफ़गानिस्तान के पास ही एक जगह है समरकंद, ठीक है, वहाँ के जो शासक थे उसने कई सारे चीनियों पर को जो है कैदी बना लिया और उन्हीं से कागज़ बनाना सीखा और बाद में पूरी दुनिया जो है वो कागज़ बनाना सीख गई और फाइनली कागज़ की वैल्यू बहुत सस्ती हो गई और इसके कारण जो है हर कोई कागज़ बनाने लगा और कागज़ पर खूब सारी चीज़ें लिखी गई। क्या क्या चीज़ें लिखी गई? तो पवित्र किताबें लिखी गई, राजाओं की हिस्ट्रियाँ लिखी गई, लेटर्स लिखे गए, संत की टीचिंग लिखी गई, जुडिशियल रिकॉर्ड्स लिखे गए, रजिस्टर, अकाउंटेंट, टैक्स, हर चीज़ के रिकॉर्ड जो है कागज़ों पे लिखे जाने लगे। और स्पेशली जो राजा लोग थे या मंदिर थे या मोनेस्ट्रीज थे, उन्होंने जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज़ बनाई, आर्काइव्स बनाए, जहाँ पर इन डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता था और ये डॉक्यूमेंट जो है हमारे लिए मिडिल एज को जानने का सबसे बड़ा सोर्सेज हैं। ठीक है, लेकिन एक समस्या थी, उस दौर में प्रिंटिंग प्रेस तो थे नहीं, हर चीज़ को हाथ से ही लिखा जाता था। अब होता क्या था कि इन चीज़ों को लिखने में बहुत टाइम लगता, सीधी सी बात है, एक मोटी किताब है और पूरी पूरी किताब हाथ से ही लिखनी है, तो उसको लिखने में बहुत टाइम लगता था। दूसरी चीज़ क्या होती थी कि क्योंकि किताब कई सौ साल रही तो समय के साथ वो किताबें ख़राब भी होती थी, तो हर बार उस किताब को रीराइट करना पड़ता था। अब कई बार क्या होता है, आप अक्सर देखोगे जब आप अपना नोट्स कंप्लीट करते हो तो उसमें एक प्रॉब्लम आती है कि अगले की राइटिंग नहीं समझ में आई, तो आपने अपने मन के हिसाब से कुछ वर्ड्स चेंज कर दिए। तो मिडिल एज में जो किताबें लिखी गई क्योंकि हैंड रिटन थी, तो इस बात की पूरी संभावना थी कि जो राइटर्स थे, अगर उनको कुछ लेटर समझ में नहीं आए तो वो उठा करके अपने हिसाब से कुछ वर्ड्स को दाएं बाएं कर देते थे। तो 100% जो है चीज़ें सेम नहीं हो सकती थी, संभावना थी कि कुछ वर्ड्स इधर के उधर हो गए। यहाँ पर एक पिक्चर दिख रही है, तो एक बंदा है जो कि एक बुक से जो है दूसरी बुक पर कॉपी कर रहा है, मीन्स उसकी जो है सेकंड कॉपी बना रहा है कि हो सकता है पुरानी बुक ख़राब हो गई हो, तो इसलिए वो नई बुक बना रहा है। यहाँ पर जो है दो अलग अलग हैंड राइटिंग दिख रही है। ठीक है, उस दौर में खूबसूरत राइटिंग लिखना, कैलीग्राफी भी जो है एक बहुत शानदार पेशा था, जिसके लिए जो राजा लोग बहुत इनाम देते थे। तो यहाँ पर दो है, एक नस्तलिक, ठीक है, नस्तलिक जो है स्टाइल, और दूसरी है शिकस्ते। ठीक है, नस्तलिक आप देखोगे तो हर लेटर दूर दूर है और इजी टू अंडरस्टैंड है। अरबी फारसी हमें नहीं आती तो हम इसको नहीं पढ़ सकते, बट लेटर्स दूर दूर हैं इसलिए पढ़ना आसान होता है। दूसरी और जो शिकस्ते है वो बड़ी घनी भी जो है लेटर्स लिखे जाते थे, इतने डेंस होते थे कि कई बार वर्ड्स की मीनिंग बदल जाती थी और इनको पढ़ना मुश्किल होता था। तो ये भी एक बड़ी समस्या है थी उस दौर की किताबों को पढ़ने में। कई बार क्या होता था, जो राइटर्स थे, जो ऑथर्स थे, वो खुद भी अपनी किताबों को रिवाइज करते, वक्त के साथ जो है कुछ नए इन्फॉर्मेशन जोड़ी, कुछ पुरानी इन्फॉर्मेशंस को हटाई। तो अगर जो है हमारे पास जो है उनके सारे वर्जन हों तब तो हमारे पास सही इन्फॉर्मेशन मिलती थी, नहीं तो कई बार जो है थोड़ी दिक्कत आती। जैसे जियाउद्दीन बर्नी साहब थे, जिन्होंने पहला क्रॉनिकल 1356 में लिखा और उसका दूसरा वर्जन जो है 2 साल बाद ही लिखा था। लेकिन हिस्टोरियन के पास सिर्फ जो है दूसरी किताब तो थी, लेकिन पहली किताब नहीं थी। फाइनली जो दूसरी किताब, पहली किताब मिली कब? 1960s में। तब जाकर के उन्होंने चीज़ों को मैच कराया तो देखा कि उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन में क्या कुछ अपडेट किया है और क्या कुछ चीज़ें चेंज किया। तो ये भी एक बड़ा इशू रहा है। 1000 सालों में न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप, 700 से 1750 तक जो है सोसाइटी में भी बहुत सारे चेंजेज आते हैं। कई नए तरह की टेक्नोलॉजी आती है और कई नई नई चीज़ें जो है भारत में इंट्रोड्यूस की जाती है। जैसे पर्सियन व्हील इंट्रोड्यूस होती है, ठीक है, स्पाइनिंग व्हील जो है कपड़े, पर्सियन व्हील नदी से, सॉरी, कुएं से पानी निकालने के लिए, ठीक है, स्पाइनिंग व्हील कपड़े जो धागा बनाने के लिए जो है वीविंग में जो है यूज़ होनी शुरू हुई। इसी तरह से फायर आर्म्स आता है, जिसने युद्ध को का पूरा जो है स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया, तोपें चलनी शुरू हो जाती है। कई नए तरह के खान पान शुरू होते हैं, पोटैटो, कॉर्न, चिली, टी, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें जो है इसी मिडिल एज में जो है इंडिया में एंटर करती हैं। अलग अलग जो यूरोपियंस आए,
अरब से आए, ये लोग जो अपने साथ साथ अलग अलग चीज़ें लेकर के आए और आज ये भारत की जो है बहुत कॉमन सी चीज़ मानी। जैसे समोसा एक इंडियन डिश मानी जाती है, बट बेसिकली समोसा एक इंडियन डिश नहीं थी, ये जो है अरब और पर्शियन लोगों के साथ है। और मज़े की बात यह, समोसा का मतलब ही होता है हम आलू मानते हैं, बट ओरिजिनली समोसा के अंदर आलू नहीं, वो मीट भरा जाता था। तो हम इंडियंस ने उन चीज़ों को अपने हिसाब से मॉडिफाई भी किया। जैसे हम लोग चाय पीते हैं तो चाय ओरिजिनली ब्लैक टी ही होती है। ये आज फैशन में लोग ब्लैक टी पीने लगे हैं, बट ओरिजिनली चाय ब्लैक टी ही होती है। बट हम इंडियंस को आदत है बिना दूध डाले तो हमारी कोई मीठी चीज़ बनती नहीं है, तो हमने दूध चीनी डाल करके चाय का एक इंडियन वर्जन बना दिया। अब देखो दुनिया कहीं में कहीं भी जो है इतना चीनी और दूध झोंक के चाय नहीं बनती है। खैर, इसी तरह से एंशियंट टाइम में की तरह ही मिडिल एज में भी जो है लोग काफ़ी बड़ी संख्या में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे। कुछ बिजनेस के लिए, कुछ जो है धर्म के प्रचार के लिए, कुछ अलग अलग कारणों से वो घूमते रहते थे, कुछ युद्ध के लिए। तो और जो है कई सारे जो है नए इलाकों में जा कर के वहाँ पर जो है सेटल हो गए और लोकल कल्चर अडॉप्ट कर लिया। ऐसे ही जो है कई सारे जो पावरफुल कम्युनिटीज़ थी, एक नई कम्युनिटी उभर करके आती है राजपूत, जो कि वर्ड से निकला राजपुत्र। बेसिकली कई सारे जो फॉरेन लोग थे जो कि इंडिया में आके सेटल हुए, शक थे, कुषाण थे, हूण थे, ये लोग इंडिया आके सेटल हो जाते। बाद में टोटली जो है इन्होंने इंडियन कल्चर को अडॉप्ट कर लिया, बट जब हिंदू धर्म अडॉप्ट किया तो लोगों को समझ में नहीं आया इनको कहाँ फिट किया जाए। जो ब्राह्मण्स थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, कोई भी इनको अपने साथ रखने को तैयार नहीं था। तो फाइनली एक नई कैटेगरी बनाई गई कि क्योंकि ये लोग रूल कर रहे थे तो ठीक है, तो ये लोग राजा थे और इनकी अगली जनरेशन को कहा गया राजपुत्र, और यहीं से जो टर्म है राजपूत निकल करके आता है। ठीक है, और तो ये जो है बेसिकली जो है एक वॉरियर कम्युनिटी थी जो कि जो है क्षत्रियों जैसा स्टेटस रखती थी। यहाँ पर एक पिक्चर है पर्शियन व्हील का, आप देख सकते हो कि जो है बैलों की सहायता से इस व्हील को लगातार घुमाया जाता था। इस व्हील में ढेर सारी बाल्टियाँ लगी होती थी और ये बाल्टियाँ जो है नदी कुएँ के अंदर से एक पट्टे में बंधी होती थी और कुएँ के अंदर से पानी ले करके यहाँ से जो है बाहर गिरा देती थी और ये पानी जो है खेतों में चला जाता था। इसी तरह से जो रूलर्स थे, ठीक है, जो राजपूत थे वो बहुत फेमस रहे इंडियन हिस्ट्री में। राजपूत जो है बहुत फेमस रहे अपने युद्ध कला के लिए, अपनी लॉयल्टी के लिए, अपनी वीरता के लिए, अपनी शानदार लव स्टोरीज़ के लिए। तो राजपूत बहुत फेमस रहे हैं और इनकी वीरता के बड़े शानदार शानदार किस्से रहे हैं जो कि आपको कोई मौका मिले तो पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब इसी तरह से कई और वॉरियर कम्युनिटीज़ थी जिसमें मराठा, सिख, जाट, अहोम, काय जो है ये बेसिकली वॉरियर कम्युनिटीज़ थी। इसी तरह से एक और कम्युनिटी जो है सामने उभर करके आती है, कायस। तो बेसिकली ये स्क्राइबर्स थे, ये जो है राज दरबारों में राइटिंग का काम करते थे। तो जो पुरानी कम्युनिटीज़ हैं उनके पैरेलल कई नई नई कम्युनिटीज़ इस दौर में जो उभर करके आती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इन्होंने एम्पायर्स खड़े किए, अलग अलग जगहों पे जॉब किया और पावरफुल डिजिग्नेशन की। एक और चीज़ थी, इस दौर में जंगलों को काटने की प्रक्रिया बहुत तेज़ हुई। वजह क्या थी? आबादी बढ़ रही थी, राजा लोगों को ज़्यादा इनकम चाहिए थी, इसलिए उन्होंने क्या किया कि जंगलों को कटवाना शुरू किया। ज़्यादा से ज़्यादा जंगल काटे गए और सबको जो है खेतों में कन्वर्ट कर दिया गया। इसका असर क्या हुआ? जो जंगल में रहने वाले लोग थे उनको जो है जंगल छोड़ के जाना पड़ा, कई सारे और रिमोट एरिया में चले गए, ठीक है, और अंदर जंगल में चले गए। कुछ जो है कि सेटल्ड पीजेंट बन गए और कुछ जो है बिजनेस या दूसरे काम में चले गए। अगेन जब जो है प्रोडक्शन बढ़ा, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होने लगी, ठीक है, लोहे के हल यूज़ हुए जिसके कारण खेती में प्रॉफिट ज़्यादा होने लगा। तो अलग अलग इलाके में अलग अलग जो है लैंडलॉर्ड्स उपजते हैं, ठीक है, और ज़मींदारों के पास पैसा बढ़ता है और उससे जो बड़े बड़े मठ और टेम्पल्स बनाए जाने लगे और बड़े बड़े शानदार जो पैलेसेस जो है इस दौर में हम देखते हैं। टैक्सेस बढ़ा दिए गए और जब लोगों के हाथ में जब पैसा बढ़ने लगा तो इसके कारण सोसाइटी में जो है इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस बढ़ा। सीधी सी बात है, जिसके हाथ में ज़्यादा पैसा था उसके हाथ में जो है ज़्यादा फैसिलिटी थी, तो इकोनॉमिक डिफरेंसेस आया और इकोनॉमिक डिफरेंसेस आने के साथ साथ जो है वो गरीब लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट करना शुरू किया। इसके कारण सोशल डिफरेंस आया। तो इस तरह से अमीर और गरीब के बीच में डिफरेंस आने लगा। आप सीधी सी बात है, कई और चीज़ थी। कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास बहुत फर्टाइल लैंड था, कुछ लोगों के पास जानवर बहुत सारे थे, कुछ लोग जो है आर्टिसनल वर्क में थे, क्राफ्ट वर्क में थे, ठीक है। तो अलग अलग तरह के लोग थे जो सोसाइटी में थे। अगेन इसी टाइम जो है एक और चेंजेज आता है कि जाति सिस्टम उभर के आता है। इसके पहले क्या था? वर्णा सिस्टम था, ठीक है। वर्णा में क्या था? 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है,
वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये 4 वर्ण थे। अब क्या है कि जो वर्णा सोसाइटी थी वो जाति में कन्वर्ट हो जाती। जाति में क्या था कि अब हर कम्युनिटी जो कि खास तरह के ऑक्यूपेशन में लगी थी, जैसे कुछ लोग जो है लकड़ी का काम कर रहे हैं उनको बढ़ई कह दिया गया, कुछ लोग जो सोने का काम कर रहे थे उनको सुनार कर दिया गया, जो लोहे का काम कर रहे थे वो लुहार कर दिया गया। बट डिफरेंस क्या था, ये कहा गया कि जो जिस जाति का है, ठीक है, अगर आप लुहार हो तो आप जो है 3 चीज़ें इंश्योर करोगे। पहली चीज़ क्या है कि आप जो है अपने ही कास्ट में शादी करोगे, 1 थिंग, ठीक है, मैरिज अपनी ही कास्ट में। दूसरा क्या है, आप फैमिली टू फैमिली जो है अपनी प्रोफेशन को कंटिन्यू करेगा, मतलब पंडित है तो उसका बेटा ही पंडित ही होगा, उसका बेटा ही पंडित होगा। आप लोहार हो तो फैमिली दर फैमिली जो है आपको लोहे का ही काम करना है। और तीसरी चीज़, जब कभी जो कम्युनिटी भोज होगा तो आप अपने कम्युनिटी के साथ खाओगे। तो बेसिकली ये 3 पैरामीटर थे जो कि जाति में इंपॉर्टेंट है। अगेन एक चीज़ और थी कि आप अपनी जाति चेंज नहीं कर सकते थे, जाति बाई बर्थ थी। इंडिया में यही गड़बड़ था कि आप लोहार हो, आप ये चाहो कि हम दूसरा काम करेंगे, तो जनरली जो है सोसाइटी इसको पसंद नहीं करती थी, इसको अवॉइड करती थी। अगेन जितनी भी जातियां थी सबके पास अपने पंचायत थे, ठीक है, जो कि इनके रूल रेगुलेशन को मेंटेन करते थे। जैसे जो पूरा गांव होता था, एक बड़ा सा गांव हो गया, तो गांव के अंदर सभी लोग एक साथ नहीं रहते थे, हर जाति का अलग अलग मोहल्ला होता था, ठीक है, जहाँ सब अलग अलग एरिया में रहते थे। फिर होता क्या था, हर इलाके को गवर्न करने के लिए उस इलाके में जैसे जितनी भी जातियां हैं, हर जाति की एक अपनी पंचायत होती थी जो अपने लोगों को मैनेज करती थी। और इस पूरे इलाके के ऊपर एक ग्राम पंचायत होती थी, गांव के बड़े लोग होते थे जो इन जातियों की पंचायत के ऊपर होते थे, ठीक है। तो इस तरह से कि हर एक लोगों को अपने जाति के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना होता था, और अगर कोई जो है जाति के रूल्स को फॉलो नहीं करता था तो उसको जाति से बाहर निकाल दिया जाता था, और उस केस में कोई भी आदमी उसकी हेल्प नहीं करता था। तो इसलिए लोग जाति से डरते थे, ठीक है। इसी तरह से हर गांव में जो है एक सरपंच या जो है कैप्टन या फिर जो भी कहो, एक मुखिया होता था जो कि जो है उसके एरिया को गवर्न करता था। तो इस तरह से हर गांव जो है अपने आप में एक छोटा सा जो है राज्य की तरह ही था, ठीक है। रीजन एंड एम्पायर, आप देखोगे इस दौर में जो है कुछ बहुत बड़े एम्पायर बने, जैसे कि चोला साउथ इंडिया पे रूल कर रहे थे, ठीक है। ऐसे तुगलक और मुगल, इन्होंने जो है इंडिया के बहुत बड़े हिस्से पे रूल किया। ये सब जो है आगे चल करके इसके मैप पर हम देखेंगे, ठीक है। आप जो है इसके पैरेलल कई एक संस्कृत प्रशस्ति है जो कि जो है दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के प्रेज में जो है बताती है कि गयासुद्दीन बलबन का जो साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था, और वो बंगाल से लेकर के अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ था, और पूरा साउथ इंडिया जो है उसके अंदर था, ठीक है। लेकिन हम ये जानते हैं यह कहानी झूठ है। होता क्या था कि जो राजा लोग थे वो चाहते थे आने वाली जनरेशन हमको महान माने कि हम बहुत महान राजा थे, और जो है इसके कारण ये लोग जो है काफ़ी सारी बातें बढ़ा चढ़ा के बोलते थे, ठीक है। सीधी सी बात है, जो पोएट है उसको तो पैसे से मतलब है, ठीक है। तो वो राजा की जितनी ज़्यादा तारीफ़ करेगा राजा खुश होकर के उसको उतना पैसा देगा। तो इसी तरह से वो अपनी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोलते थे कि राजा गया, 10 लोग मिल करके जो शेर को मार दिए, और कहते थे नहीं, राजा ने अकेले जो है तलवार से जो है या फिर चाकू से ही जो है पूरे शेर का शिकार कर दिया। तो इस तरह से झूठी सच्ची कहानियाँ जोड़ करके राजाओं की तारीफ़ में खूब सारी कहानियाँ बताई गई हैं। तो हमें यह ध्यान में रखना होगा कि जो भी कहानियाँ हैं उसको क्रॉस वेरीफाई किया जाए। ज़रूरी नहीं है कि राजाओं के बारे में जो बातें लिखी गई है वो 100% सच ही रही है, ठीक है। इसी तरह से कई सारे जो छोटे छोटे इलाके थे, जो स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सब इलाकों में भी जो है छोटे छोटे एम्पायर पनपते हैं, और वो भी जो है अलग अलग इलाकों में रूल करते हैं। ये सब जो है अलग अलग जो स्टेट्स हैं जो कि जो है जहाँ पर अलग अलग सूबेदार थे, ठीक है, और जहाँ पे रूल कर रहे थे। लैंग्वेज एंड द रीजन, एक बहुत बड़े पोइट रहे हैं 1318 में, अमीर खुसरो। उन्होंने जो है इंडिया के बारे में बताया कि इंडिया के हर रीजन में कोई ना कोई अलग अलग लैंग्वेज है। सिंधी, ठीक है, सिंधी ये पाकिस्तान का इलाका है। लाहौरी जो कि आज पंजाबी कहलाती है। कश्मीरी आप जानते हो। द्वार समुद्री, ठीक है, कर्नाटका में कन्नड़ हो गई। तेलंगानी दैट इज़ आंध्रा की जो है जो लैंग्वेज है, ठीक है। गुर्जरी दैट इज़ गुजराती, ठीक है। मालाबारी तमिलनाडु तमिल हो गई। गौरी आज बंगाली कह सकते हो। अवधी दैट इज़ हिंदी। अवधी मतलब ये भोजपुरी का इलाका कह सकते हो, हालांकि अवधी ही उसको बोलते हैं, भोजपुरी की एक सब ब्रांच आप कह सकते हो, है नहीं, ठीक है, कह सकते हो। हिंदवी दैट इज़ इसी से जो है हिंदी निकला। तो ये बताता है कि अलग अलग लैंग्वेज एरिया में अलग अलग तरह की लैंग्वेजेज बोली जाती थी। उसने एक और लैंग्वेज का रेफरेंस दिया, कहा कि इन सब के परे एक और जो है लैंग्वेज है संस्कृत,
कहा कि यह किसी एरिया को बिलोंग नहीं करती। यह जो है एक बहुत पुरानी लैंग्वेज है और कॉमन आदमी इसको बिल्कुल नहीं समझता, सिर्फ ब्राह्मण ही जो है इस भाषा को समझ सकते हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि 14th सेंचुरी के आसपास भी जो है संस्कृत समझने वाला जो है सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण क्लास ही था और बाकी लोग जो है संस्कृत नहीं जानते थे। और यही वजह थी कि ब्राह्मण लोगों को एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट मिलती थी क्योंकि वो संस्कृत को पढ़ लिख सकते थे। ठीक है। अलग अलग रीजन में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग छोटे छोटे एम्पायर भी हुए और एक ऑल इंडिया एम्पायर्स भी रहे। जो बड़े एम्पायर्स थे उसमें चोला थे, खिलजी थे, तुगलक थे, मुगल्स थे। ये सब आगे जाके पढ़ेंगे, इसलिए भी जो है इन चीज़ों को मैप में नहीं दिखा रहा हूँ। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ जो है चीज़ों के बारे में डिस्क्रिप्शंस है। ठीक है। हाँ, 18th सेंचुरी तक आते आते मुग़ल साम्राज्य जो है डाउन पड़ने लगा। मुग़लों के बारे में, मुग़ल कौन, तो जिन्होंने जो है ताजमहल बनाया और इंडिया के सबसे पावरफुल और सबसे जो है भव्य जो है जो डायनेस्टीज रही है उसमें एक मुग़ल डायनेस्टी थी। तो जब मुग़ल एम्पायर डाउन पड़ने लगा तो अगेन इंडिया में जो कई छोटे छोटे जो है राज्य बनने लगे और जो है इंडिया फिर से जो कई पार्ट में डिवाइड होने लगा। तो इंडिया के साथ हमेशा रहा, कभी डिवाइड होता रहा, कभी यूनाइट होता रहा, ये कहानी चलती रही थी। अगेन जब छोटी छोटी रियासतें बनती हैं तो उन्होंने जो है अपने आसपास अपने अलग कल्चर को डेवलप किया। मतलब जैसे राजस्थान था तो वहाँ राजपूतों ने जो है अपनी पेंटिंग स्टाइल, अपना कल्चर डेवलप किया। यूपी में अलग तरह का कल्चर डेवलप हुआ। साउथ इंडिया में तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, इन सब जगहों पे अलग अलग लैंग्वेज जो है डेवलप होती है। और क्योंकि जो है ये सारे इलाके कभी न कभी एक दूसरे से कनेक्टेड थे तो कुछ हद तक उनमें सिमिलरिटी भी दिखती है, कुछ हद तक उनको डिफरेंस भी दिखती है। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, आज जिस हिंदू धर्म को देखते हैं ये हिंदू धर्म ऐसा नहीं था। अगर आप जो है 10th का जो है, सॉरी 10th कह रहा हूँ, 6 का इतिहास देखे होंगे तो उस इतिहास में जो है आप जो आर्यंस लोग थे वो बेसिकली यज्ञों को बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। ठीक है। यज्ञ होगा, बलि होगी, देवताओं के नाम पे इंद्र, वरुण, मारुत, ये सब देवता हैं। मिडिल एज तक आते आते जो शुरुआत होती है उस समय तक हिंदू का एक नया धर्म बनता है। और यहाँ पर जो है, जो कि लास्ट 6 के लास्ट चैप्टर्स में था भी, एक नया भक्ति मूवमेंट शुरू होता है। ठीक है। भक्ति मूवमेंट में क्या था कि नए नए भगवान की जो है पूजा शुरू हो जाती है, राम जी का, कृष्ण जी का, दुर्गा जी का। तो ये सारी जो है नए देवी देवता के तौर पे जो है ग्रो करते हैं और इनकी पूजा शुरू हो जाती है, नंबर 1। सेकेंड थिंग, वो इस दौर में यज्ञों का जो प्रचलन है वो एकदम से बहुत कम हो जाता है। आज भी देखोगे यज्ञ जो है 2-4 चीज़ों में ही होता है। शादी हो गई और भी जो है सबसे मेजर इंसिडेंट शादी ही होती है जिसमें यज्ञ होता है, और जो है कुछ एक बड़ी पूजा होती है जिसमें यज्ञ होता है। अदरवाइज यज्ञ जो है ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो रहा है। अगेन जो भक्ति मूवमेंट होता है उसने क्या किया, जो हिंदू धर्म की जो पूजा पद्धतियाँ उसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है। उसमें कहा गया कि हमें भगवान की स्टैचू बनानी चाहिए। याद रखिए जो वैदिक लोग थे वो स्टैचू बनाने की बात नहीं करते थे, वो सिर्फ यज्ञ करते थे और मानते थे कि यज्ञ में जो भी चीज़ें डाली जा रही है वो धुएं के साथ जो है ईश्वर तक पहुंच जाएगी स्वर्ग में। अब कहा जा रहा है कि भगवान की मूर्ति बनाइए और मूर्ति बना के पूजा कीजिए, तभी भगवान हमको आशीर्वाद देगा। ठीक है। तो ये जो है धर्म में एक बड़ा चेंज आता है। ठीक है। और अगेन रिचुअल को सिंप्लीफाई कर दिया गया कि भगवान की आरती कीजिए, फूल पत्ती चढ़ा दीजिए, इतने से ही भगवान खुश हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, इसी दौर में बड़े बड़े शानदार शानदार मंदिर बनने शुरू होते हैं और जो है हिंदू धर्म का एक नया रूप सामने आता है, भक्ति मूवमेंट शुरू होता है। ठीक है। ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसी टाइम में एक नए तरह का जो धर्म आता है इंडिया में, दैट इज़ इस्लाम। स्पेशली जो अरब ट्रैवलर्स आए थे, जो अरब साइड से जिन लोगों ने अटैक किया, उनके साथ जो है इस्लाम भारत में एंट्री करता है। इस्लाम जो है वो हिंदू धर्म से काफ़ी अलग था। इस्लामी जैसे हिंदू धर्म जो है बहुत सारे भगवान की बात करता है, इस्लाम कहता है कि साहब भगवान सिर्फ एक है, वो हमारे अल्लाह हैं। ठीक है। वन थिंग, उनकी जो पवित्र किताब है दैट इज़ कॉल्ड कुरान। और इस्लाम इक्वालिटी की बात करता है कि डजंट मैटर कि आप राजा हैं, आप जो है गुलाम हैं, सभी लोग एक जैसे हैं। यही वजह थी कि इस पूरे पीरियड में, सल्तनत पीरियड में, कई ऐसे लोग भी राजा बने जो कि बेसिकली गुलाम थे, वो मतलब दासों के स्टेज पर थे। ठीक है। अब जो राजा लोग थे उन्होंने अपने धर्म इस्लाम, या फिर जो है जो हिंदू राजा थे उन्होंने हिंदू धर्म को संरक्षण दिया और काफ़ी सारे मंदिर या फिर जो है मस्जिद उस दौर में बनवाते हैं। अगेन इस्लाम की भी 2 ब्रांचेज बन गई, एक थे शिया, एक थे सुन्नी। शिया कौन थे, जो कि प्रॉफेट मोहम्मद साहब के जो भतीजे थे, अली को सपोर्ट करते थे, मानते थे कि अली ही जो है इस्लामिक वर्ल्ड का असली मालिक होने चाहिए। और दूसरी ओर जो सुन्नी लोग थे वो जो है मानते थे कि जो अर्ली लीडर्स खलीफा हैं उनके हाथ में एक्चुअल पावर होनी चाहिए। तो ठीक है। तो इस तरह से इस्लाम की 2 ब्रांचेज बन जाती हैं, शिया
और सुन्नी। और आज भी जो है ये दो ब्रांचेज जो हैं इंपॉर्टेंट ब्रांचेज हैं। कई और सब ब्रांचेज भी हैं बट बेसिकली ये दो मेन ब्रांचेज हैं। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है। हिस्ट्री को कैसे डिवाइड किया जाए, तो बेसिकली ब्रिटिश काल में उन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। जो एंशियंट पीरियड था उसको हिंदू कहा, मेडिवल पीरियड को उन्होंने मुस्लिम कहा, और जो है अंग्रेज़ों के आने के बाद से जो पीरियड था उसको उन्होंने ब्रिटिश कहा, ठीक है। ये जो डिवीज़न था उन्होंने धर्म के बेस पे किया था, बट ये डेवलपमेंट डिवीज़न जो है बहुत सही नहीं था। वजह क्या था कि एंशियंट टाइम में आप देखोगे बहुत सारे राजा बुद्धिस्ट भी थे, जैन भी थे, तो उसको हिंदू पीरियड कहना सही नहीं है। अगेन उन्होंने मेडिवल पीरियड को मुस्लिम पीरियड कहा, बट आप देखोगे उस दौर में कई हिंदू राजा थे, कृष्णदेव राय था हेमचंद्र थे, हेमू थे, तो ये सब हिंदू भी थे। तो ऐसे केस में इसको मुस्लिम पीरियड कहना गलत है। तो ये जो डिवीज़न था ये डिवीज़न बहुत सही नहीं था। दूसरी चीज़, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ को फोकस करता है, लोगों के धर्म को। और धर्म जो है अकेली ऐसी चीज़ नहीं है, लोगों की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है, सोसाइटी होती है, इकनॉमी होती है, तो हर चीज़ को फोकस करना चाहिए। तो ये जो है सही तरीका नहीं था पीरियडाइजेशन का। अगेन सोसाइटी में कई तरह के लोग होते हैं, हंटर गैदरर्स हैं, फार्मर्स हैं, ठीक है, शहरों में रहने वाले लोग हैं, राजा लोग हैं। तो इतिहास ऐसा होना चाहिए जो सबको जो है टच करे। अगेन हिंदू मुस्लिम जब ब्रिटिश कहते हो तो आपको पता नहीं चलता कि कौन पीरियड पहले आया कौन पीरियड बाद में आया। तो लेटेस्ट जो चल रहा है वो है एंशिएंट, ठीक है, मेडिवल और मॉडर्न, ठीक है। हालांकि आज के दौर में इस पर भी क्वेश्चन आ रहे हैं, बट फिलहाल जो है यही सबसे कॉमन है। तो हमको साफ साफ पता चलता है एंशिएंट सबसे पहले हुआ, मेडिवल उसके बाद हुआ, और मॉडर्न जो है वो कंपैरेटिवली जो है सबसे नया है, ठीक है। तो क्लास 7 में हमको जो पूरा पीरियड पढ़ना है 1000 साल का, वो पूरा का पूरा मेडिवल जो पीरियड में ही के बारे में ही पढ़ना है, जिसमें अलग अलग रीजनल एम्पायर्स बने और जो है कुछ ऑल इंडिया लेवल के एम्पायर्स बने। 2 बड़े धर्म आते हैं, हिंदुइज्म एंड इस्लाम। इस दौर में कई बड़े चेंजेज आए, ठीक है, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। मॉडर्निटी और जो है मॉडर्न की बात जो है आपको ऑलरेडी बता दी गई है। अगेन इस सब कॉन्टिनेंट में और क्या चीज़ें थी, आप इस पूरे पीरियड में इंडिया में जो है डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा रहा। हालत ये हुई इंडिया इतना ज़्यादा जो है पैसा जनरेट करने लगा ट्रेड से और जो दूसरी चीज़ों से। इससे क्या हुआ, जो यूरोपियन कंपनियां थी वो भारत की ओर अट्रैक्ट होती हैं और भारत बिजनेस करने आती हैं, और आखिरी पीरियड तक आप आके देखोगे किस तरह से उन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया। बेसिकली इस चैप्टर में सिर्फ यही बताया गया है कि पूरे साल भर जो है आपको हिस्ट्री में क्या कुछ पढ़ना है, यह उसकी सिर्फ एक झांकी भर थी, उसके बारे में एक रेफरेंस भर था। इस तरह से हमारा जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। जो कुछ कन्फ्यूजन रहे होंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।